माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? वो 3 भाग कौन कौन से हैं जिनमें अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को भागा गया, इतिहास को बांटा गया है ना, उसका आधार क्या है? ठीक है, आधार को हमने देखा। फिर जो 3 भाग हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना होता है। जहाँ पर हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हमें पढ़ना है ना, पाषाण काल को भी हम पढ़ सकते हैं, उसके पहले का एक टॉपिक पाषाण काल भी है, उसे भी हम पढ़ सकते हैं। जब मनुष्य गुफा में रहता था, है ना, वहाँ से जो है प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं, है ना, फिर वैदिक काल को हमें पढ़ना होता है। फिर उत्तर वैदिक काल है, मौर्य साम्राज्य है, महाजनपद है, गुप्त साम्राज्य है, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़नी होती। फिर जैसे ही वो खत्म होता है तो हमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें अरब आक्रमण होते हैं भारत में, वहाँ से शुरू करना है। उसके बाद फिर तुर्की आक्रमण होंगे, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, जहाँ 5 वंश एक के बाद एक सीक्वेंस से हमें पढ़ना है। गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है, तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है, सैयद वंश के बारे में पढ़ना है, लोदी वंश के बारे में पढ़ना है। एक सीक्वेंस से ये सारे वंश के बारे में हमें पढ़ना है ना। साथ में जैसे ही लोदी वंश समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, उसके बाद में बाबर जो है वो मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं ना। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, जिसके अंतर्गत हमें कुछ मुगल शासकों के बारे में मध्यकालीन भारत में पढ़ना होता है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यहाँ तक की सारी बातें जो है हमने डिस्कस की हुई हैं पहले। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, कि आधुनिक भारत के इतिहास में किन किन टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास को 2 भागों में बांट लेते हैं, कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 2 भागों में बट जाएगा। पहला भाग हो जाएगा आधुनिक भारत, और दूसरा भाग हो जाएगा उत्तर आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का क्या मतलब है? ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये औरंगजेब के बाद से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक का समय है। ठीक है, और ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के वर्तमान तक का समय है। वर्तमान में जो भी घटनाएं, वर्तमान का कहने का मतलब ये है कि अभी रिसेंट में जो घटनाएं हुई हो, है ना, रिसेंट मतलब भारत का कोई युद्ध हुआ हो, जैसे 1999 में एक युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, कारगिल युद्ध, है ना, तो वहां तक की घटनाएं जो है वो उत्तर आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये 2 भागों में हमारा इतिहास बंटता है। ठीक है, एक हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, एक हो जाता है उत्तर आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना होता है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा औरंगजेब के बाद के शासक। पहला टॉपिक तो यही होता है, उत्तर मुगलवर्ती शासक। यानी कि औरंगजेब के बाद में कौन कौन से शासक बने, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा ना कि जो हमारा मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना तो बाबर ने की थी, लेकिन वो खत्म तो औरंगजेब पे नहीं होगा ना। वो तो बस हमें मध्यकालीन भारत जब पढ़ना है
तो औरंगजेब तक पढ़ना है। औरंगजेब के बाद भी हमें अलग अलग शासक मिलेंगे, और आखिरी में जाकर के जो अंतिम शासक हैं, मुगल बहादुर शाह जफर। तो जफर तक की जो कहानी है, कहां से कहां तक, औरंगजेब तक, औरंगजेब से लेकर के जफर तक के जो शासक हैं, ये उत्तर मुगलवर्ती शासक कहलाते हैं। इनके बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। कहां से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के, औरंगजेब भी नहीं, औरंगजेब के बाद वाले, यानी कि यहां पर बहादुर शाह नाम का ही एक शासक आता है, बहादुर शाह प्रथम से लेकर के, अच्छा यहां पर हम नहीं लिख सकते उसको, हम यहीं पर लिखते हैं, से बहादुर शाह जफर तक। इतने शासकों के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, आधुनिक भारत के इतिहास में। उत्तर मुगलवर्ती शासक बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद आए थे, और वहां से लेकर के यहाँ औरंगजेब के बाद पहले जो है वो कौन है, बहादुर शाह प्रथम। और वहां से लेकर के जो बहादुर शाह द्वितीय या जफर जिन्हें कहते हैं, वहां तक के शासक। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। देखिए, जब मुगल शासन कर रहे हैं उसी दौरान भारत में विदेशी कंपनियां जो हैं वो व्यापार करने के उद्देश्य से प्रवेश कर रही हैं। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियां आई थी, पुर्तगाली कंपनी के बाद फिर डच कंपनी भी आई थी, फिर अंग्रेज भी आ गए थे, फ्रांसीसी लोग भी आए थे, नीदरलैंड हॉलैंड के लोग भी आए थे। तो अलग अलग विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत आई हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे कौन कौन आया, तो आप देखेंगे कि पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पुर्तगाली आए, फिर कुछ समय बाद डच भी आ गए थे, है ना, अंग्रेज भी आ गए थे। ठीक है, फिर फ्रांस से भी लोग आए थे, फ्रांसीसी कंपनियां भी भारत आई। अलग अलग कंपनियां जो हैं भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उनमें से फिर एक कंपनी भारत में क्षेत्रों को जीतती गई और भारत पर उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारा। तीसरा टॉपिक जो होता है मध्यकालीन भारत में जो पढ़ना होता है वो होता है अंग्रेजों द्वारा अलग अलग समय पर जब भारत वो जीत जाते हैं और भारत के क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेते हैं, तो वो अलग अलग समय पर ब्रिटेन की संसद से यहाँ कुछ कानून बनाकर भेजते हैं, जिनको विदेशी अधिनियम कह सकते हैं, है ना, ब्रिटिश कालीन कानून इनको आप कह सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ चीजें हमको पढ़नी होती है ना, इन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, ब्रिटिश कालीन कानून। अलग अलग समय पे ये कानून आते हैं, है ना, जिसमें 1909 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, 1773 का चार्टर अधिनियम है। ये सारी चीजें जो हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। पहला उत्तर मुगलवर्ती शासक, है ना, जो औरंगजेब के बाद वाले शासक हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक। फिर विदेशी कंपनियों का आगमन अलग अलग समय पर, पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर डच कंपनी आई, फिर इंग्लिश कंपनी आई, फिर फ्रांसीसी कंपनी आई, और फिर ब्रिटिश कालीन अधिनियम। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं अधिनियमों से। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आपको पढ़ना है ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, जो अधिकारी भारत में आए और भारत पर शासन कर रहे थे, जो सारी चीज़ों को, प्रशासन को उस टाइम चला रहे थे। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पहला अधिकारी है, पहला गवर्नर जनरल कौन है,
पहला वायसराय कौन है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, अंतिम वायसराय कौन है, स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्रता के बाद वायसराय कौन है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारे टॉपिक जो होते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, ये इसके बारे में भी हमें पढ़ना होता है, जहां हम गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम हमारा टॉपिक होता है वो होता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के पहले एक क्रांति होती है भारत में, 1857 की क्रांति, उसको हमें पढ़ना होता है। और 1857 की क्रांति के बाद उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा जो आंदोलन किए गए, जो संघर्ष किए गए, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। देखिए यहाँ के सभी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये काफी बड़ा टॉपिक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी भारत की स्वतंत्रता की समस्त घटनाएं इसके अंतर्गत आ जाएगी, है ना। कौन कौन से आंदोलन हुए, है ना, कौन कौन सी संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से न्यूज़पेपर उस वक्त पे आंदोलन को बढ़ा रहे हैं या आंदोलन को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी जो हैं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो उन सारी चीजों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करना होता है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये कहलाता है। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत मुख्य मुख्य रूप से ये ये 5 टॉपिक्स हैं जिनका अध्ययन किया जाता है मुख्य मुख्य रूप से। ठीक है, कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं हमें? 5 टॉपिक आधुनिक भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं। ठीक है, उत्तर मुगलवर्ती शासक, औरंगजेब के बाद के शासक जो हैं बहादुर शाह जफर तक, विदेशी कंपनियों का आगमन, अलग अलग समय पर जो कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं वो, विदेशी कानून जो अलग अलग समय पर कानून या अधिनियम बनकर आ रहे हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा, जिसके अंतर्गत 1773 से लेकर ये कानून बनकर आना शुरू हो जाते हैं, 1773 से लेकर, और ये 1935 तक, और अगर हम ये कहें कि 1947 तक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में आया था, तो 1947 तक ये कानून आते हैं, अलग अलग समय पर कानून आते हैं, 10 साल में, 20 साल में। तो इन कानूनों के बारे में भी हमको पढ़ना होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक व्यक्ति है जो पहला गवर्नर बन रहा है, मतलब उसके पहले भी गवर्नर बने हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। के बाद बहुत सारे आएंगे, और जो अंतिम है, अंग्रेज के जो अंतिम अंग्रेज हैं वो है माउंटबेटन, और जो अंतिम भारतीय हैं वो है राजगोपालाचारी। तो दोनों ही अंतिम है, अंग्रेजों में जो अंतिम है वो है माउंटबेटन, और भारतीयों में जो प्रथम और अंतिम है वो है सी राजगोपालाचारी। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, थोड़ा डिटेल करेंगे। तो ये जो अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल हैं, जो वायसराय हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। शुरू कहाँ से होते हैं? जो शुरू होते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, और जो समाप्त कहाँ पर हो रहे हैं? जो समाप्त हो रहे हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो अंतिम है उनका क्या नाम है? सी राजगोपालाचारी है। उसके बाद 1857 की क्रांति को पढ़ना होता है। देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से प्रश्न भी आते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई, किस तारीख को क्रांति शुरू हुई, है ना, किस जगह पर, क्रांति में कौन कौन से लोग शामिल हुए, लोग मतलब भारत के कौन कौन से रियासत थे वहां से लोग शामिल, किस जगह से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, जैसे तात्या टोपे जो हैं वो कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई वो किस जगह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है, बेगम हजरत महल उस वक्त थी, वो कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, नाना साहब कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम, फिर किस जगह पर क्रांति को दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, क्या
अलग अलग अंग्रेज अधिकारी हैं, यूरोज कहाँ पर है वो हमें देखना होगा, जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं वो कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हमें 1857 की क्रांति में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसके अंतर्गत वो सभी घटनाक्रम आते हैं, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के में ही हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी पढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। यहीं पर कांग्रेस की स्थापना के साथ में कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए भारत में जो आंदोलन हुए, ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए उन सब के बारे में पढ़ना, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, उसके बाद में आपका असहयोग आंदोलन, जो जो भी आंदोलन है उन सब के बारे में इस एक टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। अपने आप में यही बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, जितना मॉडर्न हिस्ट्री में हम यहाँ से यहाँ तक चीज़ें पढ़ेंगे वो उससे ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और मॉडर्न हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा जाता है, इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से आपको आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें उत्तर आधुनिक काल की, तो उत्तर आधुनिक काल में हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, 15 अगस्त 1947 से लेकर के क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। देखिए उसके बाद सबसे पहले क्या हो रहा है कि भारत में राज्य बनते हैं ना, राज्यों का स्ट्रक्चर बनता है, अलग अलग राज्य जो हैं अंग्रेज अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो भारत में राज्य बनते हैं, लेकिन राज्य के पहले भारत में रियासतों का विलय होता है, अलग अलग रियासतें जो हैं वो भारत में मिलती, तो रियासतों का विलय होता है। हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, भोपाल रियासत, है ना, जूनागढ़ रियासत, ये सब भारत में मिलती है। तो एक आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पहला उत्तर आधुनिक काल के अंतर्गत, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रियासतों का विलय, ठीक है, पहला महत्व। दूसरा जो टॉपिक होता है महत्वपूर्ण वो है युद्ध। देखिए अलग अलग समय पे जो है भारत के युद्ध हुए हैं पड़ोसी देशों के साथ में, और ये इन युद्धों के बारे में पढ़ना, इन युद्धों का इतिहास पढ़ना ही क्या होता है, हमारा उत्तर आधुनिक भारत इतिहास में आता है। जैसे एक युद्ध हुआ है 1948 में, भारत और पाकिस्तान का, तुरंत ही हो गया था, जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया था, तो उसे पहला युद्ध मानता है भारत। तो 1948 का भारत पाक युद्ध, ठीक है। 1961 में एक युद्ध हुआ है, 1962 में एक्चुअली, भारत चीन युद्ध। 1971 1965 में एक युद्ध हुआ है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। 1971 में फिर एक युद्ध हुआ है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जहां बांग्लादेश को अलग एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति दे दी गई थी। और 1999 में भारत पाक का एक युद्ध हुआ था जिसे कारगिल युद्ध कहा जाता है, कारगिल के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है और ये भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये आता है आधुनिक भारत के अंतर्गत, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, ये उत्तर आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा प्रश्न या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है, तो वो यहाँ पर छुपे हुए हैं, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि जब यदि आप देखेंगे कि किसी प्रश्न पत्र में इतिहास से प्रश्न आ रहे हैं, तो उस प्रश्न पत्र में मान लीजिए कि, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है, व्यक्तिगत अनुभव है मेरा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, कि अगर कोई भी पेपर है जिसमें यदि इतिहास के 10 प्रश्न वो पूछ रहा है, तो और संपूर्ण इतिहास से वो अगर 10 प्रश्न पूछ रहा है, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत जो है,
यहाँ से वो लगभग 5 प्रश्न या 6 प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि यहाँ जो तथ्य हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में तथ्य यहाँ पे मिलते हैं ना, और जो कंफ्यूजिंग तथ्य हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाता है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर हम क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि वो एक सीक्वेंस जो बनता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ जाए, है ना। ये तो सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है कि आपका एंशियंट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, प्राचीन भारत से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, मध्यकालीन भारत से ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो हमें पूरा पढ़ना होता है, प्राचीन भारत को भी पढ़ना है, मध्यकालीन भारत को भी पढ़ना है, और आधुनिक भारत को भी पढ़ना है। आधुनिक भारत के अंतर्गत ये सभी जो टॉपिक हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंडेक्स समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।